सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे कौमी सलामती का मामला सबसे ऊपर, ऑपोजिशन हुकूमत, वजीर आजम की इजलास में अदम शिरकत, वजह शहबाज शरीफ की कड़ी शर्त, पाकिस्तान तुर्की पर अमरीकी वार, पैटफ के बाद एक और लिस्ट तैयार, एहतसाब का रुख तब्दीली की तरफ, गुजदार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वही हुआ जिसका डर था, अमेरिका ने पहला वार कर दिया है और पाकिस्तान और तुर्की पर किया है और उस लिस्ट में शामिल कर लिया है पाकिस्तान और तुर्की को कि जो फहरिस्त है चाइल्ड सोल्जर के हवाले से, यानी वो ममालिक जिन पर यह इल्ज़ाम लगता है अमेरिका की तरफ से कि जनाब ये बच्चों को भर्ती करते हैं फ़ौज या इससे जुड़े महकमों में। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए किस फहरिस्त में नाम पाकिस्तान का डाला गया है, क्यों डाला गया है। अगर आप इन कैमरा इजलास की कहानी सुने तो उससे अंदाज़ा हो जाता है, जहाँ पर सियासतदानों को ये समझाया गया है कि मुल्की सालमियत पर, मुल्की मामलात पर सियासत करने से गुरेज की जाए और सब एक पेज पर हैं इस मामले पर, क्योंकि हालात बड़े ख़तरनाक होने वाले हैं। अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला हो रहा है, अमेरिका को इनकार हो चुका है, अड्डे देने से हमने इनकार कर दिया है और इस हवाले से जो ब्रीफिंग में बातें सामने आई हैं वो ये हैं कि FATF 27 में से 26 नुकात हमने मुकम्मल किए, फिर भी आलमी दबाव है जो आ रहा है और एक और फहरिस्त हमें थमा दी गई। इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर तेज़ की जा रही है, जॉर्ज टाउन लाहौर का धमाका इसकी कड़ी थी, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है, ये सब कड़ियाँ मिल रही हैं। एक अच्छी बात यह है कि शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, सब इस ब्रीफिंग को सराह रहे हैं और लग रहा है जिस तरह से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा है कि जनाब अब सब एक पेज पर हैं। अल्लाह करे ऐसा हो और मामलात को बेहतर तरीके से आगे लेकर चला जाए। एक और मामला जो हमने इस प्रोग्राम में उठाया था अफ़गान मुहाजिरीन का पेश आने वाला है, उसके बारे में ब्रीफिंग में बताया गया है कि 6 से 7 लाख अफ़गान मुहाजिरीन का मसला खड़ा हो सकता है और उनकी आड़ में TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाकिस्तान दाखिल हो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए ईरान की तर्ज पर प्लानिंग की जा रही है कि वहाँ पर बॉर्डर एरिया में कैंप बनाए जाएँ। तो ये सब कुछ अभी से करना है और उसके लिए सियासतदानों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आज सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक कोई सियासी पहलू सामने आया है इस मीटिंग में भी, जहाँ सियासतदान होंगे, ये नहीं हो सकता वहाँ पर सियासी बातें ना हो। तो मुशाहिद हुसैन साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि जी अपोजिशन और ख़ास तौर पर नून लीग पर हाथ हौला रखे। तो इस पर क्या जवाब दिया आर्मी चीफ ने, उसकी भी बात करेंगे। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अली वज़ीर की जब सिफारिश की कि जी उसको माफ़ किया जाए तो क्या हुआ, इसकी भी बात करेंगे। असद खरल बाबडोगो मेरे साथ हैं। असद साहब, ये ब्रीफिंग है नेशनल सिक्योरिटी की, मामला डिस्कस होने हैं पाकिस्तान को दरपेश ख़तरात और उसकी हमने बात की कि ब्रीफिंग में बता दिया गया कि जी आलमी दबाव आ रहा है। FATF IMF की शराइत सख्त होने लगी हैं और हो सकता है कि वो डिस्करेज करे कि जी यहाँ पर सरमायाकार ना आए, बल्कि उनको डराया जाए, ये ब्रीफिंग में बता दिया गया है। और बात हो रही है कि जी हथौला रखो, नून लीग थे अपोजिशन थे और जनाब अली वज़ीर को छोड़ दें, माफ़ कर दें। ये बात नेशनल सिक्योरिटी की होनी थी, ये क्या रिक्वेस्ट आ गई हैं, ये क्या दरखास्तें आ गई आर्मी चीफ के सामने? अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी की होनी थी और बात आ गया सियासी मामला था, लेकिन इन कैमरा मीटिंग का फ़ायदा क्या, सारी चीज़ें तो बाहर आ गई। सर फिर इससे ज़्यादा क्या मजाक हो सकता है कि एक नहीं, मामला ये है कि या तो आप इन कैमरा इसको काहे ना करें, ओपन हो, ठीक है, जो चीज़ें कोई लीक होती हैं। एक इन कैमरा अगर आपके पाकिस्तान का एक नेशनल सिक्योरिटी का एक इजलास होता है और उसकी सारी चीज़ें अगर बाहर आ जाएंगी तो इससे ज़्यादा और सिक्योरिटी ब्रीच क्या है? सर हो सकता है सारी अभी ना ही हो, ये भी सारी ना है, लेकिन अपनी मर्जी की हर बंदा चुटकुले 20 में से निकाल लेता है। और मामला ये हुआ जिस तरह मैंने कल कहा था कि वहाँ पे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने शर्त रखी थी कि वजीर स्पीकर साहब को कहा था कि वज़ीर आज़म साहब इसमें ना आए और अगर वो आए तो मैं नहीं आऊँगा। अच्छा। यानी बिलावल साहब ये गिला कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब इंतहाई अहमियत का इजलास था और उसमें आए नहीं। अच्छा, इस पर सर आगे बात करते हैं। पहले जो मामला डिस्कस हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी के वाले से, अफगानिस्तान मामला वहाँ पे तारीफों के पुल बांधे गए, सवाल जवाब की नशिस्त में पहले सबसे JUIF जो है, जो बाहर क्रिटिक होती है, उनकी जानब से तारीफ़ें की गई, फिर उसके बाद नून लीग की जानब से तारीफ़ें की गई
और हर एक जो चाह रहा आप था भी अंदर की बातें बता रहे हैं खैर साहब, ये ना नहीं, करें, मैं पहले अब आप क्या इतराज करूं? करके अब आप नहीं, अंदर ये की बातें तरदीद खुद कर बता दे, रहे हैं। ये तरदीद कर दे, ये नून लीग वाले, ये JUF वाले कि सबसे ज्यादा जो बाजी ये ले गए। अच्छा। और तारीफ का मुकाबला ये था कि DGISC की ज्यादा करनी है या आर्मी चीफ की ज्यादा करनी है, इसके लिए भी उनको मसला बना हुआ था। तो बारी बारी पे जो काफी तनकीद वो- होती थी, जो जलसों में तनकीद होती थी, यही जो मसला है, नून लीग इनका के कोलोफिल में तजाद है, जो बाहर ये बात करते हैं अंदर कुछ और बातें करते हैं। बहरहाल मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कहता हूँ कि चले खुशाइंद बात है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उसके ऊपर सारी पार्टियाँ एक पेज पे हैं, सारी सियासी जो आपकी कूतें हैं वो एक पेज पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसको खुशाइंद करार दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2020 में जो कौमी सलामती का जो मीटिंग थी या एजेंडा था उस पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। 2012। अब मामला ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ज़ाहिर बात है हमारे फॉरेन ऑफिस है, उसके बाद DGISI, आर्मी चीफ, उन्होंने खित्ते के हवाले से जो भी दरपेश मसाइल हैं, जो ख़ास तौर पर जो अफ़गान की सूरत हाल है, खाना जंगी की कशीदगी की सूरत हाल जो पैदा हो रही है अमरीकी फ़ौज के खिलाफ से, तो इसमें ज़ाहिर बात है जिस तरह कल भी आपने खदशात का इज़हार किया था कि वो महाजरीन तो आएंगे और फिर उसकी आड़ में ज़ाहिर बात है एजेंट भी आते हैं, TTP के लोग भी आ सकते हैं और पाकिस्तान में एक नई दोबारा से आते हैं। खरल साहब मेरा सवाल है, तो उनके लिए क्या काम मुत्तहिदा दीगर इदारे ये कुछ पहले जो महाजरीन हमारे गले पड़े हैं 35-40 लाख है, वो अब तो उनकी 3 नस्लें यहाँ पे हो गई हैं, अब तो उनको काउंट ही करना, करोड़ से ऊपर उनकी और उनकी नस्लों के हवाले से तालिबान का इल्जाम लगा जाता है पाकिस्तान पे कि जी हमने उनको पनाह दी हुई है। क्या करें? वो इमरान खान कहते हैं जी उनके खानदानों को कैद कर दें। पनाह नहीं दी, अब ना तो उनको हम निकाल सकते, जब उनकी 3 पुश्तें यहाँ पे, तीसरी उनकी नस्ल यहाँ पे है, किस तरह उनको निकाल सकते? यहाँ पे जितना आपका चौकीदारा सिस्टम है, जितना आपका सारा प्राइवेट जो सिस्टम है सारा, वो उन्होंने टेक ओवर किया। जितनी आपकी कपड़े की बड़ी दुकानें हैं, आप टिम्बर मार्केट्स में चले जाएं, आप कपड़े की दुकान में कोई भी बड़ा कारोबार ले लें, 200 मदारिस, ब्रीफिंग में कहा गया 200 मदारिस हैं। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये मुझे बताएं कि हम नेशनल सिक्योरिटी पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये जो पॉलिटिकल बातें शुरू हो जाती हैं और वो भी फिर आर्मी चीफ एक तरफ का कहते हैं कि जी कोई बात नहीं होगी, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं कि किसी तरह की कोई बात नहीं होगी जनाब फौज से, अच्छा पस पर्दा भी नहीं होगी, सामने भी नहीं होगी, सामने होगी तो इजाज़त से होगी। अब मुशाहिद साहब किसकी इजाज़त से कह रहे हैं जी कि नून लीग पर ख़ास तौर पर नून लीग अपोजिशन ख़ास तौर पर नून लीग पर हाथ वाला रखें? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अली वज़ीर की बात कर रहे हैं कि जी उसको छोड़ दें, उसको माफ़ कर दिया जाए। आर्मी चीफ ने कहा कि जी मैंने अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त की है और करेंगे। नवाज शरीफ ने की, अयाज सादिक ने की, लेकिन फौज पर नहीं हो सकती। तो अली वजीर ने तो फिर जो कुछ कहा, और फिर ये भी कहा जा रहा है जी मोहसिन दावड़ जो है वो खड़े होकर शायद कुछ सवाल करने लगे तो स्पीकर साहब ने रोका। आर्मी चीफ ने कहा जी करें, जब भी आपने मुलाकात की का कहा हम मिले हैं, आपको लोगों ने मुंतखब किया, अगर फौज रोकती किसी को इंतखाब से या फौज करती तो फिर ये आप कैसे इलेक्शन जीत जाते, अली वजीर कैसे इलेक्शन जीत जाता? तो ये पॉलिटिकल चीज़ें किस तरह से आ जाती हैं बीच में? उसामा साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आनी चाहिए जिससे जो आवाम का परसेप्शन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। पहली बात यह है कि अली वज़ीर या मोहसिन दावड़ के हवाले से जो बात की गई, जिस तरह से बिलावल ने उसका केस बिल्ड करने की कोशिश की, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आर्मी चीफ ने दी। सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से अयाज सादिक और नवाज शरीफ जो है इन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बातें की हैं, लेकिन इस वजह से उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। मुझे जितना हरफ तनकीद बनाना है आप बना लें, लेकिन फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन अगर कोई टारगेट करेगा तो उसको माफ़ी नहीं दी जाएगी। और ये बड़ी क्लियर बात है कि अगर मोहसिन या दावड़ या अली वज़ीर जो हैं वो एज आर्मी चीफ को अगर टारगेट करते हैं तो कोई बात नहीं, कर लें, लेकिन अगर वो फ़ौज को हरफ तनकीद करते नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये कि जी अगर फौज उसके खिलाफ है तो फिर वो, और फौज जो है वो इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करती है तो फिर वो जीत कैसे गया? सबसे बड़ी बात ये है, उसके नैरेटिव का सबको पता था, उसके सारे ताल्लुकात का सबको पता था, लेकिन इसका मतलब ये है कि फ़ौज जो है उसमें टॉलरेंस है, वो ये नहीं है कि लोगों को टारगेट करती है। और सेकेंडली उन्होंने एक चीज़ कही है कि चूँकि ये इलेक्ट होके आया है तो हम इसकी इज्जत करते हैं और वो कुछ भी सवाल जिस तरह बाकियों को जो लिबर्टी ना वो इसको भी लिबर्टी है। बड़ी अहम चीज़ थी। दूसरी अहम चीज़ ये है चाहे वो नवाज शरीफ हो, अयाज सादिक हो या कोई भी हो, अगर आर्मी चीफ को तनकीद करता है तो उन्होंने कहा जी मैं तो बर्दाश्त करूँगा, लेकिन अपने इंस्टीट्यूशन में कोई होगी चीज़ तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और होना भी नहीं चाहिए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि एज एन इंस्टीट्यूशन आप किसी अदारे को टारगेट करें, चाहे वो जुडिशरी हो, लिखा हुआ है चाहे वो फौज हो। केस जो है वो कानून के मुताबिक बना हुआ है, उनकी रिकॉर्डिंग वहाँ पर एक मौजूद होगी। अगर वो समझते हैं जी गलत केस बना, उनके वकला होंगे, उनको पूरी होगी कि वो बताएं कि जनाब उन्होंने ये अल्फाज नहीं कहे,
तो अपना डिफेंस दें, वरना तो सब चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने किस तरह तनकीद का निशाना बनाया और क्या वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, तो वो तो बात सारी कानूनी है। मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो लाइट विंड में चलती रहती हैं। जिस तरह से मुशाहिद हुसैन ने ये कह दिया कि जनाब अपोजिशन और नून लीग हाल हथोला कर दो, तो उसमें उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी खड़ा हुआ है, अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। तो नवाज शरीफ से भी कहें वो भी हथौला रखें फिर इस्टेब्लिशमेंट पर, फिर ये क्यों नहीं कहते मुशाहिद साहब, उनको भी तो समझाएं। फिर इधर कह रहे हैं हथौला रखो, तो उधर किसने रखना है हथौला? सर वो इदारों के खिलाफ चढ़ाई करें। आप भी बचे हैं, देखें पता नहीं वो जो नून लीग पे हथौला रखने की बात कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ के रेफरेंस में कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ के रेफरेंस में कर ही ना रहे हों। नवाज शरीफ पे क्या हथौला करना है? नवाज शरीफ तो वैसे ही गेम से आउट है, पहले गेम में इन तो उसके बाद गेम में तो शहबाज शरीफ इन होना चाह रहा है, तो मे बी वो शहबाज शरीफ के रेफरेंस से बात कर रहे हो। बल ये चीज़ें चलती रहती हैं, जब मिलिट्री और सिविल लीडरशिप जब इकट्ठी होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइटर नोट पे चलती हैं। नेशनल सिक्योरिटी की जो बात हुई है, ये जो अफगानिस्तान का मामला है, जिस तरह से अब कहा गया कि जी IMF भी है, FATF है, आलमी दबाव आएगा, तो उसके लिए आपको लग रहा है कि अब सियासतदान तैयार हैं और सब एक होकर दिखाएंगे इन सारे मामला पे? मुहाजिरीन का मामला आएगा, सिर्फ 7 लाख लोग थोड़े नहीं होते, और नज़र आ रहा है। और जिस तरह से तालिबान गेन करते चले जा रहे हैं, वो किसी की सुन नहीं रहे, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो तो टाइम नहीं दे रहे कि कोई मुज़ाकरात होंगे, कुछ होंगे, वो तो एक के बाद एक ज़िला जनाब कब्जे में कर रहे हैं। देखिए उसामा साहब, ये जो टिटबिट्स सामने आ रही हैं, ये जो बाहर आ रही हैं मीटिंग की, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाहर आ रही हैं, ये बड़ी सीरियस और बड़ी अहम ब्रीफिंग थी। उस समय सारे एस्पेक्ट चाइना के हवाले से और पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से डिस्कस किए गए। कश्मीर के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी इसकी ब्रीफिंग अलहदा रख ली जाएगी, ये सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर और चाइना। पहली बात तो ये है कि अमेरिका एयर बेसिस मांग रहा है और पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, उसकी रेपरकशंस क्या होंगी, उसके नुकसानात क्या होंगे, चाहे वो FATF हो चाहे वो IMF हो। इस हवाले से भी डिस्कशन हुई कि IMF जो है वो भी उस पाकिस्तान पे अपना शिकंजा सख्त कर सकता है आने वाले दिनों में अगर हम अमेरिका को एयर बेसिस नहीं देते। और FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें भी कहा गया कि वो हमने 27 में से 26 पॉइंट तो कंप्लीट कर लिए थे, बल्कि 26.5 कर लिए थे, लेकिन एंड टाइम पे हमें 6 मज़ीद पॉइंट्स दे दिए गए। इसका मतलब ये है कि अभी उस शिकंजा जो है वो सख्ती रहेगा, वहाँ से हम नहीं निकल सकते। और उसके बाद जो वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से जो बात की गई कि अमेरिका जो है वो CPEC के हवाले से खुश नहीं है, एयर बेसिस देने के हवाले से खुश नहीं है, जो लाहौर में दहशतगर्दी की गई, बलूचिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है, ये उसी का रिपकर्शन है। और ये कि आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा, हुकूमत को और अपोजिशन को एक पेज पे रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। उसामा साहब, आपने अभी खल साहब से एक चीज़ पूछी थी कि अगर ये मुजाहिदीन कह रहा हूँ, अगर अफ़गानिस्तान से मुहाजिरीन जो हैं वो आते हैं तो पाकिस्तान क्या पॉलिसी होगी और क्या दुनिया पाकिस्तान की मदद करेगी? उसामा साहब, लास्ट टाइम जब मुहाजिरीन आए थे और दुनिया ने आपको मदद की थी, वो अमेरिका का इंटरेस्ट था, अमेरिका का स्टेक था। अमेरिका उस वक़्त रशिया के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान से जो लोग थे वो अमेरिका वहाँ जाके मुजाहिदीन लड़ रहे थे, और वहाँ से जो लोग आ रहे थे उनको अमेरिका और वेस्ट ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। ठीक, अब अमेरिका यहाँ से जा चुका है, अमेरिका का यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान पे जो ज़मीन है वो तंग करने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो पाकिस्तान को असिस्ट कर सकते हैं, एड दे सकते हैं, अमेरिका उन पे अपना शिकंजा तंग कर रहा है। जिस तरह से जो आर्मी मिलिट्री लीडरशिप ने जो कल ब्रीफिंग दी है, उसमें अहम पॉइंट्स ये थे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है उनके आने वाले दिन बड़े सख्त हो सकते हैं, तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मगर शेर ने भी ये कह दिया कि वेस्टर्न बॉर्डर पे सारी जो बॉर्डर है वो बाब्ड हो गया और इसी महीने वहाँ उसको उस पर बरकी रो भी चला दी जाएगी। तो कोशिश पाकिस्तान ये करेगा कि जो मुहाजिरीन आ रहे हैं उनको पाकिस्तान में एंटर ना होने दे। पहली बात तो ये कि हमारी अपनी इकोनॉमी इतनी इस काबिल नहीं है कि हम उनको भी कुछ 5-7 लाख लोगों को हम सहारा दे सकें। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें TTP भी है, उसमें दाइश भी है, उसमें IS भी है, उसमें पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं, रॉ के तो उसको पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता
किसी सूरत में ये अफोर्ड नहीं करता कि उनको पाकिस्तान के अंदर एंटर होने दिया जाए। और ऐसे वक्त में जब बाब वायर वहाँ पर मौजूद है, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी आइडेंटिटी के कोई बंदा ना यहाँ पर आना चाहिए। और यही चीज़ जो है इसी पे कंसेंसस करने के लिए सारा कुछ किया गया। सर, ईरान तर्ज के कैंप अगर बनते हैं तो उधर कुछ ना कुछ तो सपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन असद खैरल साहब, जो आपने शुरू में बात की थी प्रोग्राम के शुरू में कि वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में शरीक ना होना, वो बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, बात की गई जी उनको आना चाहिए था। मैंने देखा सारे मीडिया पर ये चीज़ डिस्कस हो रही थी, हमने भी बात की। लेकिन अब तो ये राज खुल रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ की शर्त थी कि जी इमरान खान ना आए। तो ये बात फवाद चौधरी भी कह रहे हैं, दीगर लोग भी बात बता रहे हैं कि जी ये तो असल में इनकी शर्त थी कि जी इमरान खान को नहीं लाना, बदमज़गी होगी या उनके सामने हम ब्रीफिंग नहीं लेनी, हम अलहदा मिलना चाहते हैं। ये बात तो एक फैक्ट है। और दूसरी, आपने ये भी फैक्ट सुन लिया कि यही लोग जो मोहसिन दावड़ के हवाले से जो आर्मी चीफ ने कहा था कि जब भी आपने कहा आपको अलहदा आपने कहा तो मैं आपसे मिला, आपके रास्ते में रुकावट भी नहीं। और यही बात कि अली वज़ीर और आप अगर इलेक्शन में जीत कर आए हैं तो हमने तो नहीं आपका रास्ता रोका। तो मामला ये है कि ये जो शहबाज शरीफ वाली बात है, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं या स्पीकर से उन्होंने कहा था कि शर्त रखी थी, तो मेरा ख्याल है ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा स्टेप था स्पीकर की जानिब से कि वो मुल्की सलामती का मसला है। और अगर वज़ीर आज़म आते और शहबाज शरीफ साहब ना आते तो फिर ये क्वेश्चन उठना था कि ये जनाब कौमी सलामती का मसला। और लेकिन सर नून लीग ने उसकी तरदीद की, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो सच्चा कौन? उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर कोई ऐसी चीज है, कोई लेटर है, कुछ भी ऐसी चीज है तो ऐसी चीजें लेटर्स के जरिए तो नहीं होती ना। वो कहते नहीं पैगाम दिया था, लेकिन फिर सबूत दोनों तरफ से नहीं है ना। सबूत तो फवाद चौधरी के पास भी कोई नहीं है कि जनाब उन्होंने रोका था। स्पीकर साहब इसको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो झूठ बोलेंगे। जो बात भी है, जिन्होंने तरदीद, शहबाज शरीफ खुद आके तरदीद कर सकते हैं, उनका ट्विटर हैंडल भी एक्टिव है, वो खुद भी हैं, उनके तर्जुमान भी हैं, तो उनके अलावा किसी और की तरदीद जो है तर्जुमान ने उसकी तरदीद की है आज उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा ऐसा कोई चीज ऐसी पैगाम नहीं ऐसा दिया। अब फवाद चौधरी हैं और ये मरियम मोरक्जी साहब, वो दोनों दो तर्जुमान है, दोनों ने, एक ने इल्जाम लगाया, दूसरे ने तरदीद कर दी है। अब असल हकीकत क्या है ये तो स्पीकर बता सकते हैं या शहबाज शरीफ बता सकते हैं कि इसमें असल में कहानी क्या हुई है। लेकिन बहरहाल ये है कि मैं फिर कहता हूँ कि चले वज़ीर आज़म जो है वो तो आर्मी चीफ से DGIS से आए रोज़ मिलते रहते हैं, कभी वो ISA के हेडक्वार्टर जाते हैं, उस पर भी तनकीद हो जाती है कि वज़ीर आज़म साहब जनाब वहाँ पे क्यों जाते हैं। तो अब तो स्पीकर जो है पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी जो है कायम की गई है, बालादस्ती उसकी कायम की गई कि तमाम इदारे जो है उनके हेड्स को सबको बुलाया गया और स्पीकर की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है जिसके अंदर सारी ये चीज़ें डिस्कशन हुई हैं। मेन इशू यही था कि ऑनरशिप, ताकि जो पॉलिटिकल क़यादत है और जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो भी ऑनरशिप लें कि आने वाले जो हालात हैं उसका मुकाबला किस तरह करना है। दूसरा मामला ये था कि अस्करी क़यादत चाहती थी कि जो सिविलियन लीडरशिप है वो अपना इनपुट दे। और उस हवाले से जो फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमेशा तनकीद की जाती है कि जनाब फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए वजारत ख़ारजा तो बराए नाम है, असल तो मामला आर्मी और ISA से आता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें हैं, ये जो ख़तरात हैं, ये जो हमारे चैलेंजेस हैं, ये जो हमारे थ्रेट्स हैं, तो इसके हवाले से किस तरीके से निपटा जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे इजलास के दौरान कोई ऐसी तलखी नहीं हुई, कोई उसमें उसके बाद भी सवालात जितने भी हैं आर्मी चीफ ने बकायदा एक सवाल का जवाब दिया है, हर एक को सेटिस्फाई किया गया, जो भी उनकी क्वेरीज थी, जो उनके तफजात थे उसको दूर किया गया। बाकी जो आपने कश्मीर की बात की, चूँकि ये बेसिकली अब ये सबसे ज़्यादा इसमें कोर इशू था अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला और उसके बाद जो पोस्ट जो उनकी इनखला है उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। अभी चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान, ये इनके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। पाकिस्तान भी चाहता है, ईरान भी चाहता है कि जब ये खाना जंगी की सूरत हाल ना पैदा हो, वो किसी सूरत भी नहीं चाहते। लेकिन अल्टीमेटली जो अमेरिका है उसका कुछ स्टेक अब है नहीं, वो तो चाहता है कि जो पीछे मर्जी हो जाए, वो तो भागने के चक्कर में है। तो अब ये सबसे ज़्यादा जो इसका जो विक्टिम बनेगा वो पाकिस्तान बनेगा और उसके बाद दूसरे नंबर पे ईरान बनेगा। अब इस सारी चीज़ों को अगर पीछे से निपटना है तो पाकिस्तान, ईरान और साथ रशिया और चाइना, उन्होंने साथ मिलकर निपटना है। बड़ी ज़बरदस्त भारत जो है वो जल्दी पे तेल डालने की कोशिश करेगा और अमेरिका आराम से बाहर जाएगा और अमेरिका चाहेगा कि भारत को पाकिस्तान में और चाइना के साथ लड़ाया जाए, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ तबाही फैलाकर अमेरिका तो निकल गया, अब भुगतेंगे सारे हमसाए। अच्छा बाबर डोगर साहब, एक तो ये बड़ा मुश्किल हो गया अब ये किस तरह से फैसला किया जाए कि आखिर इमरान खान साहब ने शिरकत क्यों नहीं की। माजी को देखा जाए तो शायद फवाद चौधरी का केस कमज़ोर नजर आए, क्योंकि इसका उन्होंने हवाला भी दिया है कि जी इससे पहले फिर इमरान खान क्यों नहीं आए। मरीम मोरक्जी साहब ने सवाल उठाया कि जी वायरस की नेशनल पार्लिमानी मीटिंग से फिर क्या वो शहबाज शरीफ के कहने पर गायब थे।
ये तो अब चलें, बात गुजर गई, इमरान खान नहीं भी है, लेकिन अब आगे बढ़ना है। क्या अफ़गानिस्तान के मामले पर अगर मुहाजिरीन आते हैं या दीगर मामला होता है तो पाकिस्तान में ऐसे मेंबर्स हैं और माजरत के साथ कई इलेक्टेड मेंबर्स हैं कि जो कहते हैं नहीं जी जो अफ़गान हुकूमत कह रही है वो ठीक है, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है वो ठीक नहीं है, ये बाड़ लगाना भी गलत है, अगर कहीं फायरिंग का वाक़या हो जाए जी उनकी माननी है, वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। पाकिस्तान कहे जी टीटीपी वहाँ से ऑपरेट कर रही है, अफ़गान हुकूमत उसका साथ दे रही है तो उसको नहीं मानना। हाँ, जब अफ़गान हुकूमत कहेगी कि जी वहाँ से पाकिस्तान से कुछ ऐसा हो रहा है तो फ़ौरन कहेंगे जी आप तो अफ़गानिस्तान को तंग करें। क्या वो लोग अब सेटिस्फाई हो चुके हैं? देखिए उसामा साहब, जिसकी तरफ आपका इशारा है, अली दावड़ है, मोहसिन वज़ीर है, महमूद खान अचकज़ई हैं, बल्कि महमूद खान अचकज़ई पे तो ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो कि अफ़गान हैं, अफ़गान नेशनल हैं और माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए और उनकी जाली पाकिस्तान की नेशनलिटी दे के उनके यहाँ पर वोट बनाए गए हैं और वो जो है उनके वोटों के बलबूते पर ये अपनी इलेक्शन की सीट जीतते हैं। तो बहरहाल आर्मी चीफ ने इस मीटिंग में कोशिश की कि इसको क्लैरिफाई किया जाए और उनको बताया जाए कि जनाब पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस तरह के किसी प्रोसेस में नहीं है, कि वो नहीं, ये उन्होंने कभी इस तरह का मनूवर नहीं किया कि किसको जीतने देना है किसको जीतने नहीं देना। जो भी जीत के आए उनके लिए रिस्पेक्टेबल है और वो जो जीत के आएगा, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि आप आर्मी या जुडिशरी को रिडिक्यूल नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उसमें सजाएं भी मौजूद हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ एक वार्निंग दी है कि जनाब आप मुझे मेरी ज़ात को अगर जितना मर्जी आप उस पर क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं करें, लेकिन किसी को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो बिलावल भुट्टो है या कोई भी है, कि वो आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन इस तरह से टारगेट करे, रिडिक्यूल करे। तो वो तो बड़ा क्लियर है। जहाँ तक आपने मुहाजिरीन की बात की, उसामा साहब 7 लाख मुहाजिरीन या 6 लाख या 5 लाख पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता। पाकिस्तान जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि हमने पराई जंग का हिस्सा नहीं बनना, हम अफगान महाजिन को पाकिस्तान नहीं ला सकते, हमारी इकोनॉमी इजाज़त नहीं देती, हमारे रिसोर्स इजाज़त नहीं देते, हमारे अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उससे वो इजाज़त नहीं देती कि हम इतने सारे रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान में एंटर कर लें। ये सारा जो गंद ये डाल दिया अमेरिका ने, ये सारा ये तबाही, ये आग, ये बर्बादी, आप देखिए ना कुछ भी नहीं बचा अफगानिस्तान में। 40 साल हो गए जंग को। अब ये समेटेगा कौन? चीन, रूस जो पहले आकर उसने इन्वेड किया था, ईरान, पाकिस्तान ये कर सके। पाकिस्तान, ईरान शायद इस पोजीशन में नहीं है, ईरान की इकोनॉमी का भी बुरा हाल है, पाकिस्तान का भी। तो इसके लिए तो बड़े बड़े वसाइल चाहिए होते हैं किसी मुल्क को रिबिल्ड करने। उसामा साहब एक चीज़, तो मैं जब जो बाइडन है, जब ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी इनकी स्विट्ज़रलैंड में, तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उसने बड़ा क्लियरली कहा था कि जी अमेरिका ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज़ बुलंद करता रहेगा, हम दुनिया को सिविलाइजेशन देंगे, हम दुनिया को डेमोक्रेसी देने आए हैं, हम दुनिया में बेहतरी लाने आए हैं। मुझे एक बात बताएंगे, अफगानिस्तान में 20 साल रहने के बाद इस अमेरिका ने क्या दिया वहाँ पर? तबाही, लड़ाई, तबाही। बात कर दी। ब्रेक लेनी जी, न्यूज़ अपडेट्स हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान पर अमेरिका ने वार किया। अब पता चला। अब पता चला। जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि जब आप अमेरिका को, जो ख़ुद को सुपर पावर कहता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क कहता है, तमाम आलमी इदारों की फ़ंडिंग करता है, सबसे ज़्यादा फ़ंडिंग वही कर रहा होता है, जब आप उसको इनकार करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे और बार बार कहेंगे, उसके CIA के सरबराह को मिलने से इनकार कर देंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे और कहेंगे कि जी अब हमने आपको किसी किस्म का कोई अड्डा नहीं देना, और यहाँ तक कह देंगे कि जी हम तो कॉन्फ्लिक्ट में पार्टनर्स ही नहीं बन सकते, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट में साथ नहीं देंगे, हाँ पीस के लिए हम साथ हैं। तो फिर अमेरिका की तरफ से जवाब तो आएगा। तो जवाब ये आया है कि जनाब पाकिस्तान को और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की एक फहरिस्त है कि जिसमें इल्ज़ाम अमेरिका लगाता है कि जी पाकिस्तान में बच्चों से काम लिया जा रहा है, फ़ौजी काम या जो सिक्योरिटी के काम है उसमें मुआवनत ली जा रही है बच्चों से। तो ये इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है और इसके नताइज ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी किसी तरह से ट्रेनिंग, कोई इमदाद दीगर इदारों की तरफ से हो, उस पर पाबंदी लग सकती है। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो पीस कीपिंग मिशन है उसके हवाले से मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये काम शुरू हो गया है, इसका आगाज़ हो गया है। असद खरल साहब, क्या ये एक्सपेक्टेड था? ये अमेरिका की अपनी फहरिस्त है, जो चाहे करे।
मसला अभी आपने जो बात की है वक्फे के दौरान, जो इसके अंदर ये बताया गया है कि ये अमेरिका ने खुद से एक उसको ख्याल आया, एक तखयलाती रिपोर्ट है कि जनाब इसमें एक भी ऐसी प्रेसिडेंट नहीं दी गई, एक भी ऐसा इदारा को ऑथेंटिक इदारा हो जिसके बारे में ये कहा गया कि या इसमें एग्जांपल दी जाती हैं, बाकायदा प्रेसिडेंट दिए जाते हैं कि जनाब ये कोई फ़ौज का कोई यूनिट है, उसके अंदर ये बच्चे हैं, इनकी उम्रें इतनी हैं, इनको बतौर वहाँ पे माली कुल्ली या इनको वहाँ पे नर्स है या गार्ड है या कोई भी ऐसा काम इनसे लिया जा रहा है। बेसिकली उसमें ये उन्होंने कैटेगरी भी चूँकि बताई है सिर्फ खाली फ़ौजी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कम उम्र जो 18 साल से जो कम उम्र है, अब ये खुद से ही उन्होंने एक बनाई है और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को एक दबाव में लाना है। ये इसी तरह है जिस तरह फाटिफ के ज़रिए पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रखा गया है, बावजूद इसके कि जो कंप्लाइंसेज हैं सबसे ज़्यादा जो मुल्क करने वाला है वो पाकिस्तान है। और वो मुल्क जिनका यानी जो 13 मुल्क अभी जो रिसेंटली जो इजलास हुआ, यानी जो मैक्सिमम 30 से 50% तक उन्होंने कंप्लाइंसेस की थी, तो उनको तो लिस्ट से निकाल दिया गया। लेकिन पाकिस्तान जो 90% से ज़्यादा यानी 27 में से 26 अगर मान रहा है तो उसको लिस्ट में रखना, उसके बावजूद ना निकालना, तो इससे उनकी हिपोक्रेसी या उनका बायस जो है वो नज़र आ रहा है। अब इसके बाद जाहिर बात है अगला स्टेप ये होगा कि वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाएं, फ़ौजी असला साजो सामान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियों के हवाले से। IMF जो जाहिर बात है जिस तरह UN अमेरिका का कठपुतली है, IMF भी एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो फंड है वो भी उनका दबाव में है, उसको कहेंगे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। एशियन डेवलपमेंट के वर्ल्ड बैंक को जितने भी इस तरह के मालियाती इदारे हैं आलमी, उनको कहा जाएगा। लेकिन दूसरी जानब आप देखें कि अमेरिका एक तरफ तो अफ़गानिस्तान से भाग रहा है, अब ईरान के जो नए सदर आए हैं उससे इतने खौफजदा हो गया है कि अब इराक से भी भागने लगे हैं। अब इराक के अंदर भी इनके कदम जो है वो नहीं जम रहे, एक तरफ अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ इराक से भागेंगे। अब मामला ये है कि ये जो इतने ही अगर ये मुखलिस है उन लोगों के साथ, तो वहाँ पे कम अज़ कम को हुकूमत कायम करके जाए। अब इनको पता है कि जिस तरह का तेज़ी से तालिबान जो है टेक ओवर कर रहे हैं और जिस तरह बगराम एयरबेस इन्होंने खाली किया और बाकी जिस तरह भागने की तैयारी में, मुझे तो ये लगता है ये सितंबर तो बड़ी दूर की बात है, उससे पहले ये भाग जाएंगे। अच्छा, वही बात, उससे पहले भाग जाएंगे। या ये एक पॉलिटिकल फोरम है, तो ये जो अमेरिका ने फहरिस्त बना दी है बाबर डोगर साहब, ये भी उसी तरह की लग रही है। मैं इसमें एक चंद चीजें जुमले पढ़ना चाह रहा हूँ कि ये जो फहरिस्त है आप सुने हैं तो आप हैरान हो, क्योंकि मुझे यकीन है कि बहुत से लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान बच्चों को भर्ती कर रहा है, ये क्या होता है। लेकिन ये जो असद खरल साहब ने बात कही कि जी वो इसमें कोई हवाले उस तरह नहीं मिले, हवाले क्या मिलने, आप सुने कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया इस फहरिस्त का ये है कि जी कई ज़राए से इस फहरिस्त में किसी का नाम डाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर मालूमात कहाँ से ली जाती हैं जी, अमरीकी हुकूमती एहलकारों की अपनी सूझबूझ और तहकीक, उनकी अपनी जो भी सूझबूझ है और अपनी तहकीक है उसके मुताबिक वो नाम डाल देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों, बैनुल-अक़वामी इदारों, मकामी और गैर मुल्की NGOs, यानी पाकिस्तान की NGOs हों, अमेरिका की हों, किसी की भी NGOs हों, वो भी आलमी और मकामी मीडिया आउटलेट्स। नाम नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप जिस तरह टेबल न्यूज़ नहीं होती, कहीं भी एक उनको ख्याल आया, ख्याल को इसमें एक चीज़ है, मैंने कुछ आर्मी ऑफिसर से मेरी बात हुई जी, तो पाकिस्तान में दो तरह की आर्मी में हायरिंग होती है, कमीशनड और नॉन कमीशनड। कमीशनड जो है वो 18 से 22, नॉन कमीशनड जो है वो 17 से 22। तो उनके नज़दीक तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक नोटिफिकेशन होगा वो 18 साल हो जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। और लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है उसमें आपने ये जो इन्होंने ये जो है चाइल्ड वाला इशू, चाइल्ड रिक्रूटमेंट वाला, इसमें सबसे अहम चीज़ ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना हासिल है, वो जिस मर्जी मुल्क का नाम इस लिस्ट से निकाल भी सकता है और इस लिस्ट में डाल भी सकता है, ये अथॉरिटी उसको हासिल है। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी मर्जी से बेतहाशा, और पाकिस्तान और इंडिया का हायरिंग का जो प्रोसीजर है वो एक ही है। हैरत की बात यह है कि इंडिया का नाम नहीं इसमें डाला गया, पाकिस्तान का नाम इसमें डाला गया और तुर्की का नाम डाला गया। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट ने अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ की और इंडिया को उससे निकाल दिया। लेकिन वो तो ये कोई इतनी इशू नहीं है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। वो तो आप एक नोटिफिकेशन पे 18 साल कर देंगे, अगली हायरिंग 18 साल पे स्टार्ट कर देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान को किसी भी इशू पर, किसी भी, कल फिर उसको किसी बहाने से नाम डाल देगा। वो यहाँ तो इश्यूज़ ये हैं कि कल जो ब्रीफिंग दी गई उसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका आने वाले दिनों में ये भी करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको भी डिस्करेज करेगा।
पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा, यहाँ पर दहशतगर्दी को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा, आपकी जो बाहर की इंपोर्ट्स हैं उनको ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि सारा फोकस ये है, वो ये है कि पाकिस्तान को सज़ा देने की इनकी जरूरत कैसे हुई कि इन्होंने हमें हवाई अड्डे देने से इनकार किया। हैरत की बात ये उसामा साहब, एक तरफ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अड्डे यूज़ करके तालिबान को टारगेट करना चाह रहा है, दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट जो उसका पपिट है अमेरिका का, जो उसका ब्लू आइड है, वो तालिबान के साथ डायलॉग कर रहा है। अमेरिका ने खुद किए, लेकिन और पाकिस्तान कैसे कहा कि जी आप करवाएं ये डायलॉग, तालिबान को मेज पर लाएं, हमारे साथ बातचीत करवाएं, पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे कि जी पाकिस्तान ने कहा जी हम तो चाहते हैं मेज पर आएं। एक ये भी इंप्रेशन दिया गया कि दोहा में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर और तालिबान की कुछ मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन कल ब्रीफिंग में ये बात क्लियर की गई कि जो मेन कोर असल तालिबान है उनके साथ अभी तक इंडिया की कोई डायलॉग नहीं हुआ। दोहा में जो बैठे हुए हैं वो उस तरह से डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, जो तालिबान वहाँ पर बैठे हुए हैं वो डिसीजन वो फैसला साजी नहीं कर सकते। अब ये अल्लाह ना करे, लेकिन हमने तो देखा है कि मुश्किल से कोई बजट में कुछ कहा गया जी टैक्स कुछ कम किए जा रहे हैं, या उम्मीद हो गई कि कुछ बेहतरी शायद आने लग गई है, वरना सर इतनी बेरोज़गारी है, महंगाई है, परेशानी है, गुर्बत है। तो ये अमेरिका फिर ये जिस तरह से करेगा आलमी दारों को भी यूज़ करेगा, और वो ये नज़र आ रहा है इस फहरिस्त के बाद, तो ये तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात हो सकती हैं। सर मुश्किलात आप देखें कि अफ़गानिस्तान में उनकी जो फोर्सेस हैं, जो सरकारी फ़ौज है अफ़गानिस्तान की, उसको पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। यही वजह है कि वो तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं, हथियार फेंक रहे हैं कि वो लड़ना नहीं चाहते। जब आप उनको सैलरी नहीं देंगे, फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, तो वो क्यों लड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, अमेरिका वहाँ से निकल आया, गवर्नमेंट का बुरा हाल है। ये जुबानी तौर पर तो कह रहे हैं कि उनको डिफेंस असिस्टेंस दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ इनको ये भी डर है कि अगर हम इनको असला देते हैं, इनको पैसा देते हैं, वो कल काबुल जो है वो फतह हो जाना है और सारा असला भी और वो पैसे भी जो है तालिबान गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो इन्होंने उनको सिर्फ भूख दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। मुझे याद आ रहा है ट्रंप ने जब ये जो अफगान सदर है इसने धमकी दी कि जी हमें तो बीच में शामिल नहीं किया ट्रंप ने, जो मुज़ाकरात किए तालिबान से, तो हम तो इसको मानते हैं। जब वो साइन हो गए तो ट्रंप को गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा तू कौन होता है बीच में आने वाला। जो इशू है ना, हमने कर लिया, जो मेन इशू है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से खाना जंगी हो चुकी है शुरू, अमेरिका वहाँ से भाग गया है, वहाँ पर कोई रिसोर्सेज उनको दे के नहीं गया। तो मैंने अभी आपसे कहा कि फोर्सेस के लिए सैलरीज नहीं है, तो फिर वहाँ पे जो सरकारी दफातर हैं उनको क्या पैसा मिल रहा होगा। तो अब अफगानिस्तान के माशी हालात ख़राब होने शुरू होंगे, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान पर आना है। और यही वो इश्यूज है जिन पे डिस्कशन हो रही हैं कि इसको हमने कैसे इसका मुकाबला करना। अच्छा, मैंने अभी देखा है कि रिपोर्ट्स ये हैं कि लोगों ने नकल मकानी शुरू भी कर दी अफगानिस्तान में, उन इलाकों की तरफ जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो उस तरफ आने भी लगे हैं। अब असद खरल साहब, ये जो बात है, मैं ट्रंप का जिस तरह से हवाला दे रहा था, तो उसने साफ कहा, उसने कहा तुम तो हमारे डॉलर्स पे पलते हो, तुम हमें पूछते हो कि जी हमने किस तरह से तालिबान के साथ मुआहिदा कर लिया तुमसे पूछे बगैर, और तुम्हें अब वो कह रहे जी हमें कह रहे हैं जी अब इनके रिलीज़ करो लोग और इस मुआहिदे पर अमल दरामद करो। तो वो तो कह रहे हैं तुम हमारी डॉलर्स के बगैर एक दिन नहीं तुम्हारी हुकूमत चल सकती। ये ट्रंप ने पैगाम भिजवाया था, ये तो अब उन्हें डॉलर्स रोक लेंगे तो फिर क्या होगा साहब जी। तो हकीकत है, और जो अभी जो कठपुतली हुकूमत बैठी हुई है, जिसको अफगानिस्तान के अवाम या वहाँ पर जो जमातें हैं वो तो मान नहीं रही। अब अमेरिका के सारे वो बैठे हुए थे, अब अमेरिका जिस तरह भाग रहा है, और जो आप कह रहे हैं ये बार बार अफगान जो महाजीन आएंगे, जब वहाँ पे दहशतगर्दी होगी, इंतशार होगा, वहाँ पे बदअमनी होगी, भूख होगी, अफलास होगा, गुर्बत होगी, बेरोज़गारी होगी, तो वो लोग तो पाकिस्तान की तरफ भागेंगे, जोक दर जोक आएंगे। आप 5 लाख कह रहे हैं, वो 10-20 लाख भी हो सकते हैं। उनको आप किस तरह रोकेंगे? क्या उन पर गोलियां मारेंगे? जब वो एक तरफ मर रहे हैं, वो सिसक के मरने से बेहतर है वो कहेंगे आए मारे हमें। सर मेरे तो यही मसला है वहाँ पे आके। सर और शुरू में क्या होगा, किस तरह सर गए बच्चे डूब गए, शुरू में क्या होगा, ड्रामा क्या होगा, देखें क्या हाल हुआ है। शुरू में ड्रामा होगा कि आपको चंद डोनर एजेंसियां, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो आ जाएंगी, वो कहेंगे जी हाँ ठीक है हम इनको लुक आफ्टर करेंगे, वो थोड़े से पैसे देंगे, खुराक और पानी, बच्चों की जरूरियात, अद्वियात, वो थोड़े से पैसे आपको देंगे, चीजें देंगे, आपको लालच देंगे और कहेंगे हम इसको लुक आफ्टर करेंगे। जो ही पाकिस्तान में आ जाएंगे उसके बाद वो भाग जाएंगे। अमेरिका ने भी यही किया था, जब शुरू में आए थे चंद इदारों ने मदद की, उसके बाद वो भाग गए।
ब्रेक का वक्त है और उसके बाद बताएंगे कि जनाब अब नैब के बारे में कहा जाता था कि जी नैब हुकूमत को कुछ नहीं कहता, तो अब पंजाब हुकूमत की तरफ रुख हो गया आखिरकार नैब का। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। आखिरकार जनाब बुज़दार सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। अब नैब के रडार पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने उस्मान बुज़दार को नोटिस जारी किया है कि जनाब असासों के हवाले से आप बताएं। फिर आमदन से असासजात की शिकायत है। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नैब में तलबी हो गई है। असद खरल साहब, ये खबरें काफ़ी देर से गर्दिश थी, काफ़ी ज़्यादा ये बात हो रही थी, लेकिन बुज़दार साहब पर आप करप्शन का दाग नहीं लगा सकते, आप नहीं कह सकते। देखिए, मैं तो नहीं लगा सका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको 8 जून को नोटिस दिया, फिर 9 मई को भी उनको एक नोटिस दिया गया था, और उसमें उनके ऊपर जो इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ने लगाया है, लग्जरी गाड़ी है, प्लाट्स है, और उन्होंने कहा है कि जो आपने गोशवारे या जो टैक्स रिटर्न जमा कराए हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उसके अंदर तजाद है। अब उसके अंदर अभी तक क्लैरिफाई जो है, जो हमारी खबर है उसके मुताबिक तो क्लैरिफिकेशन को बुज़दार साहब नहीं दे सके। दूसरी जानब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ताहिर खुर्शीद साहब। ताहिर खुर्शीद साहब के हवाले से आमदन से ज़ायद सासों का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। नैब लाहौर के अंदर इंक्वायरी है, अभी वेरिफिकेशन स्टेज पे है, यानी जो उसकी स्टेज पे है। 8 जुलाई को उनको 11 बजे बुलाया गया है और उनके साथ एक लिस्ट दी गई है। ये नोटिस अगर कहें कि नैब का, मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसके अंदर उनसे कहा गया है कि आप ये चीज़ें भी लेके आए साथ अपने, और उसमें यानी ये जो उनको 2 एड्रेसेस के ऊपर नोटिस सर्व किया गया। एक तो उनका जो 314 से ब्लॉक डी पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद, और दूसरा हाउस नंबर 429 स्ट्रीट नंबर 7 है, ब्लॉक ए DH लाहौर। और कॉल अप नोटिस है, और ये बेसिकली एक कंप्लेंट वेरिफिकेशन और डिटेल उन्होंने कहा कि ऑफ द जो इनहेरिटेड जितनी आपकी विरासती प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी और आपकी फैमिली ने एक्वायर्ड की हैं, जो एक तो वो लेके आए। फिर उन्होंने कहा कंप्लीट मुकम्मल रिकॉर्ड लाएं, मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी और आपकी फैमिली के नाम जो हैं, और जो आपने एक्वायर्ड की, जो परचेज यानी कि जो आपने फ़रोख्त की, डिस्पोज ऑफ की आपने या आपके फैमिली मेम्बर्स ने। फिर उसके साथ उनको कहा गया है कि आप जो तफसीलात फराम करें, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं शेयर्स के हवाले से, मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से आपकी और आपकी फैमिली मेम्बर की, उसके हवाले से। फिर कंप्लीट उनसे डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स जो है आपके हेल्ड बाय यू एंड योर फैमिली, आपके और आपके फैमिली मेम्बर के जो अकाउंट्स हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात दें। कापीज़ ऑफ एसेट्स डेक्लेरेशन जो आपने परफॉर्मेंस एसेट डेक्लेरेशन जो आप सबमिट करवाते हैं अपने इदारे में, उसके हवाले से आप हमें जो है तफसीलात लेके हैं। और जो साथ उन्होंने कहा कॉपीज़ ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड वेल्थ स्टेटमेंट सबमिटेड बाय यू टू ऑफ BR। अब ये वो चीज़ें सारी जो है उनको क्या है कि आप 8 जुलाई को 11 बजे लेकर हमारे पास आएँ, और ये अभी इनकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन जो सेक्शन है उनकी जानब से ये नोटिस दिया गया है। तो अब देखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर तो एक और वो जो होटल के शराब के लाइसेंस वाला केस है वो एकदम से ही गायब हो गया मंजर से ही। वो तो केस जिस तरह आपको पता है इमरान खान साहब ने कह दिया था कि यह एक मुज़िका केस बात है। उसके बाद एक इलेक्शन कमीशन ने तजाद जो है पकड़ा है उसके हवाले से, वो तो वहाँ पे उसमें एक लग्जरी गाड़ी है चीनी के हवाले से जो सब्सिडी प्लॉट्स हैं उसका भी केस मामला उस्मान बुज़दार साहब को तो जारी बात है, वो तो उनकी तरफ जाएगी नहीं कुछ चीज़। लेकिन तो 12 लोग जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो आ गया, और उनके ऊपर जब सेक्रेटरी मवासलात थे ये इल्ज़ाम है जो कि उस वक्त शायद उन्होंने कुछ ठेके दिए। तो अल्टीमेटली जब तक ये चीज़ अब प्री मैच्योर अभी चीज़ें हैं तो देखते हैं कि क्या चीज़ें सामने। ये जवाब नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन को। ये बड़ा सिंपल सी बात है, लग्जरी गाड़ी और प्लॉट्स की बात है। लेकिन शुरू में जब बुज़दार साहब वज़ीर आला बने तो हर तरफ ये चर्चा था उनके घर पर बिजली नहीं थी। तो वो आपने बाबर साहब मुझे बताया भी था कि घर वो जब आप कहीं पता नहीं किधर बना लेंगे कहीं डेरा तो बिजली की और शुरू में प्राइम मिनिस्टर तो अभी भी ये कहते हैं कि मैंने उसको इसलिए वज़ीर आला बनाया कि उसका घर ऐसे इलाके में जहाँ पर बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को वज़ीर आला बनाना चाहता था जिसको एहसास हो कि पहले वो तहसील नाज़िम भी थे, वालिद उनके MP रहे। ये लग्जरी गाड़ी कब आई और ये प्लॉट्स, ये फिर इमरान खान साहब के नोटिस में नहीं होगा। वो जब उनसे मिलने जाते होंगे तो शायद रिक्शे पर जाते होंगे। उसामा साहब की याददाश्त सर चिंची रिक्शे पर भी तो खरल साहब बेचारे यहाँ पे उन्होंने पता नहीं कितने प्रोग्रामों में कितना आपको बताया कि डिफेंस में क्या कुछ होता रहा, किस घर में कहाँ से गाड़ियाँ आती नहीं। उन्होंने आपको एक एक चीज़ बताई हुई है। अब इशू ये है
कि एक तो जो इंक्वायरी है वो एक और भी है, चीनी की सब्सिडी की इंक्वायरी भी चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो हैं वो 4 जुलाई को वो रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने उससे पहले जुडिशल अलाउंस का इशू है, उस पर सीएम को उन्होंने कहा कि मैं कंटेम्प्ट लगा दूंगा, कल तक वो रिस्टोर नहीं किया। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद और चीफ मिनिस्टर दोनों ही शामिल हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो है बड़ी कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं कि एक चीज़ ये भी चल रही थी कि बजट सेशन के बाद जब बजट अप्रूवल हो जाएगा तो पंजाब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आएंगी, और उसमें ये भी था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उनको भी शायद तब्दील किया जाए। ताहिर खुर्शीद और इमाम बुखारी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों के केसेस प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में गए हैं ग्रेड 22 के लिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो ताहिर खुर्शीद को चीफ सेक्रेटरी पंजाब बनाना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। इस हवाले से सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर जो थे वो ताहिर खुर्शीद को चीफ सेक्रेटरी बनाने पे तैयार नहीं थे। अब ये नैब का एक नया इशू आ गया है। नैब ने जो ताहिर खुर्शीद को जो दे दिया कि जब वो सेक्रेटरी CNW था तो उसने बहुत से जानने वाले करीबी लोगों रिश्तेदारों को ठेके दिए जिसमें करोड़ों अरबों रुपया बनाया गया। तो एक इस पे और उनके एसेट बियॉन्ड मीन जो है उस पे दोनों पे उनको नोटिस दिया गया, उनसे कहा गया, उनको बुलाया गया। मेरे हाथ से पहली मीटिंग में तो उनको खैर था, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनको सवालात दिए जाएंगे जिसका वो जवाब जो है वो बाद में देंगे, और पता नहीं इस इन्वेस्टिगेशन पे कितना टाइम लगता है। लेकिन ताहिर खुर्शीद जो चीफ सेक्रेटरी बनना चाहे थे, मुझे लग रहा है कि वो चीज़ जो है वो अब दूर हो जाएगी, उसके इम्कानात कम हो गए इस नोटिस के बाद। दूसरे जो कैंडिडेट हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं वो हैं तारड़ साहब, बाबर तारड़ जो SMBR सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं, बल्कि उनके और चीफ सेक्रेटरी के इख्तलाफात जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि बाबर तारड़ ने तमाम कमिश्नर्स को ये ख़त लिखा कि छुट्टी में जाने से पहले वो उनसे इजाज़त लें, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग में बाबर तारड़ से कहा कि अभी तुम चीफ सेक्रेटरी नहीं बने तो ये अख्तियारात जो हैं ये चीफ सेक्रेटरी बनने तक के लिए फ़िलहाल अपने पास रखो और मुझे अपने अख्तियारात इस्तेमाल करने दो। तो बाबर तारड़ साहब जो हैं उन पर भी माजी में बहुत ज़्यादा एलिगेशन रहे हैं, उनकी नया में इंक्वायरियाँ भी रही हैं। तो अब जो चीफ सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स हैं उसमें ताहिर खुर्शीद, उनको नैब की तरफ से नोटिस आ गया। बाबर तारड़ जो है उन पर भी नैब की तरफ से के मामलात उनके भी हैं। तो देखिए अब गवर्नमेंट इमरान खान क्या करते हैं, क्या इन नायब को देखते हैं या कोई नया बंदा लेके आते हैं। लेकिन ये जो इशू है इसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उसका भी खासा है कि कौन नया चीफ सेक्रेटरी आएगा, और ये जो कैंडिडेट्स हैं इनमें से कौन से नायब है और कौन से उससे क्लियर है। लेकिन मुझे असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, ये समझ नहीं आ रही कि लग्जरी गाड़ी है, प्लॉट्स के मामले पर अब वज़ीर आला की एक टीम होती है, उनके पास इतने लोग होते हैं, ये कितना को बड़ा सवाल है कि जिस पर इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजे। ये तो एक मतलब बड़ी बेइज्जती की बात है, शर्म की बात है कि जनाब एक वज़ीर आला है और उसको इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज रहा है, सवाल का जवाब नहीं होता तो बड़ी बड़ी टीमें फेल हो जाती है। नवाज शरीफ बड़े सूबे को हेड कर रहा है जो शख्स, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उनके पास टीमों की कमी थी, पूरे दफातर थे, वजारत कानून व इंसाफ था, ऑफिस था, तो बड़े बड़े बुकला थे, बुकला की टीमें थी, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था तो नहीं दे सके। मरियम साहबा के पास बड़ी बड़ी टीमें थी, वो जवाब नहीं दे सके। शहबाज शरीफ के साथ बड़ी बड़ी टीमें थी, वो जवाब नहीं दे सके। अब आप कह रहे हैं कि वो जवाब नहीं दे, जवाब आपके पास जब नहीं होगा तो फिर तजाद तो आएगा। क्या बात करें और तजाद आएगा, यानी लग्जरी गाड़ी और प्लॉट्स का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पास कोई जवाब नहीं है कि ये तजाद उनके पास क्यों है। गोशवारे जो उन्होंने जमा कराए, यानी उनके असासे जो हैं उनमें तजाद है, वो बता दें कि ये कहाँ से मैंने गाड़ी खरीदी है, प्लॉट जो है मैंने किस तरह से खरीदा। इमरान खान मनी ट्रेल का ही होगा ना। इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे बुक के असासे से सारे पढ़े होंगे वेबसाइट पे। टाइम खत्म हो गया। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।